तो सवाल ये है कि आखिर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं कर पाई है। एक आवाज, वो कौन सी आवाज होगी, वो कौन सा चेहरा होगा जो सदन में विपक्ष की आवाज को उठाएगा। शायद बगैर सेनापति के जो लड़ाई लड़ी जा रही थी बीजेपी के जरिए, अब तक उसी की वजह यह भी रही कि एक के बाद एक हार मिलती गई बीजेपी को। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक तिवारी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या मानते हैं आप कि अब आगे की जो रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, शायद उसमें फेरबदल करने की जरूरत है पार्टी को, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी लड़नी है। राज्यसभा का तो कल चुनाव होना है, उसके अलावा लोकसभा का भी उपचुनाव होना है और विधानसभा का भी उपचुनाव बीजेपी को भी लड़ना है, क्योंकि वहां से विजय बहुगुणा लड़ेंगे। हालांकि अब तक तय नहीं हो पाया कि सीट कौन सी होगी, लेकिन फिर भी लड़ाई लंबी है और जल्द ही अब सेनापति का चुनाव करना होगा पार्टी को। बिल्कुल शोएब, हालांकि देखिए, क्योंकि बिना सेनापति के भाजपा ने यहाँ मैदान में उतरी थी और जंग का ऐलान किया था शुरुआत से ही, और भाजपा को एक के बाद एक लगातार मात मिली थी। अब राज्यसभा के चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा समय उसके लिए नहीं है। कल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर देखें तो भाजपा को यहाँ पर हार मिलने निश्चित मानी जा रही है। भाजपा यहाँ पर भी मात खाने जा रही है। लेकिन इसके बाद जो दो महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, विजय बहुगुणा को विधायक का चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहला सवाल कि उनके लिए सीट कौन खाली करेगा। दूसरा चुनाव जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो लोकसभा जो सीट है टिहरी, वहाँ से इस्तीफा देंगे, तो लोकसभा के लिए भी उपचुनाव होगा। यानी कि दो जो उपचुनाव हैं, ये इस पूरे सिनेरियो में भाजपा पूरी तरीके से हार चुकी है। लेकिन जो आगे के दो उपचुनाव हैं उसमें लेकर भाजपा को निश्चित रूप से भाजपा यहाँ पर मंथन कर रही होगी कि आगे की रणनीति वो कैसे बनाएगी, किस तरह से वहां पर कांग्रेस से वो पार पाएगी। क्योंकि भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार अभी यह है कि विजय बहुगुणा जो वहां पर उपचुनाव लड़ेंगे, वो सबसे बड़ा हथियार भाजपा का रहेगा। अगर कांग्रेस वो चुनाव हारती है और विजय बहुगुणा अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा फिर से फ्रंट फुट पर आ जाएगी और कांग्रेस यहाँ पर बैक फुट पर पहुंच जाएगी। तो सबसे बड़ी लड़ाई होनी अभी बाकी है। हालांकि विजय बहुगुणा ने दो अग्नि परीक्षाएं यहां पर पास कर ली हैं। पहले स्पीकर के चुनाव में उनका स्पीकर यहां पर बना, जबकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। उसके बाद आज सदन में विजय बहुगुणा ने बहुमत साबित कर लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है विजय बहुगुणा की, अभी वो बाकी है। उपचुनाव को जीतकर उन्हें आना है, और जिस तरीके से उनके अपने लोग असंतुष्ट हुए हैं इस सारे घटनाक्रम में, जिस तरीके से वो अपने लोगों के साथ न्याय यहां पर नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल विजय बहुगुणा के लिए कौन अपना सीट खाली करेगा। और कोई अपना अगर सीट खाली भी करता है तो 5-5 दावेदार मुख्यमंत्री के थे। क्या वाकई में पर्दे के सामने वो सब लोग तो विजय बहुगुणा के साथ में हैं, लेकिन क्या वाकई में पर्दे के पीछे कांग्रेस एकजुट है? क्या विजय बहुगुणा को एकजुट होकर वो चुनाव जिताएंगे, या कोई दूसरा ही गेम वहां पर खेला जाएगा? तो निश्चित तौर पर विजय बहुगुणा के लिए सबसे बड़ा सवाल वो है। और भाजपा इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहेगी, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से एक के बाद एक भाजपा के किले यहाँ पर डे हैं, भाजपा को लगातार मात मिली है। विधानसभा स्पीकर की बात करें, सदन में बहुमत साबित करने की बात करें, और राज्यसभा चुनाव की बात करें जो कल होना है, यहाँ पर भी भाजपा की हार तय मानी जा रही है। जिस तरीके से सभी लोग एकजुट हैं, जितने भी निर्दलीय हैं, यूकेडीपी के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, सभी कांग्रेस के साथ हैं, तो वहां पर भाजपा की हार तय मानी जा रही है। वो 3 लड़ाई जो भाजपा यहाँ पर हार चुकी है, और भाजपा दावा करी थी कि वो इन लड़ाइयों को जीतेगी, और भाजपा ने पूरे दमखम के साथ भाजपा मैदान में उतरी थी। लेकिन जंग का ऐलान करने वाली भाजपा ये भूल गई कि उन्होंने बिना सेनापति के इस लड़ाई को लड़ा, और नतीजा वही हुआ कि तीनों ही लड़ाई भाजपा बुरी तरीके से 2 लड़ाई हार चुकी है और तीसरी लड़ाई भी हारने वाली है। तो ऐसे में अब भाजपा के सामने जो सबसे बड़ा मौका है, जो उपचुनाव वहां पर होना है, तो भाजपा कैसे विजय बहुगुणा को वहां पर परास्त करे, ताकि दोबारा से भाजपा की सत्ता में लौटने की उम्मीदें थोड़ा वहां पर जाग सकें। तो पूरा ध्यान भाजपा का उसी पर होगा, और निश्चित तौर पर सबसे पहले भाजपा को अपने एक नेता का चुनाव करना होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की घेराबंदी को तोड़े, जो यहाँ पर सदन की कार्रवाई होगी उसमें विवेक तगड़े विपक्षी भूमिका निभाई, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस की घेराबंदी के तौर पर भाजपा को वहां पर फ्रंट फुट पर रखे। उसके साथ साथ कौन भाजपा का उम्मीदवार होगा और कैसे भाजपा आगे की रणनीति तय करनी है उस उपचुनाव को जीतने के लिए, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वो लड़ाई वही लड़ाई तय करेगी पूरे प्रदेश का भविष्य, कांग्रेस सरकार का भविष्य, विजय बहुगुणा का भविष्य, इसके साथ साथ भाजपा का भविष्य। क्या भाजपा अगले 5 साल विपक्ष में ही बैठेगी, या उस चुनाव के बाद कोई ऐसा सिनेरियो यहां पर बनता है, कोई ऐसा माहौल बनता है जिससे भाजपा सत्ता में आने के कोई चांस भाजपा के हाथ यहां पर लगता है। तो वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें उसी पर है, भले कांग्रेस भले हो वो या भाजपा हो, और दोनों ही पार्टी किसी भी हाल में उस लड़ाई को हारना नहीं चाहती। और निश्चित तौर पर भाजपा ने जो गलतियां की हैं, बिना सेनापति के जो जंग का ऐलान किया था, मैदान में उतरी थी बिना सेनापति की भाजपा की सेना और बुरी तरह परास्त हुई थी, भाजपा ये गलती अब नहीं दोहराना चाहेगी। और निश्चित तौर पर एक सशक्त बड़ा नेता, जो भी विधायकों में से एक नेता का चुनाव यहां पर होगा, जो इस लड़ाई को जारी रखेगा और उस चुनाव में भाजपा को विजय दिलाएगा, जो भाजपा के लिए आगे के रास्ते खोलेगा कि भाजपा वाकई में अगले 5 सालों में इस प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही भविष्य क्या होगा। शोएब, बिल्कुल दीपक, देखिए बात हो रही है कि यकीनन अब पार्टी पर दबाव भी होगा, क्योंकि लगातार वो इस तरह की बातें करती आई है। एक दो नामों की चर्चा काफी हो रही थी बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, हरक सिंह रावत, माफ कीजिएगा निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक,
और मदन कौशिक का 2 दिन पहले आया था नाम कि मदन कौशिक को शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि अगर कांग्रेस में गुट बने हुए हैं, अगर हरीश रावत गुट है, सतपाल महाराज गुट है, विजय बहुगुणा का गुट है, अगर ये तमाम गुट बने हुए कांग्रेस में, तो बीजेपी में कम नहीं है खेमे में गुट, क्योंकि वहां अगर निशंक गुट है तो कोश्यारी गुट है, वहीं खंडूरी गुट भी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं बीजेपी के अंदर भी, यही वजह आप मानते हैं कि अब तक नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे आपके आगे कितना अब दबाव भी है पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस ने तो करके दिखा दिया, अपना विधानसभा अध्यक्ष भी बन गया और उनका एक तरीके से कहा है अब बहुमत भी साबित हो गया। तो तमाम लड़ाई एक के बाद एक जीतती जा रही है कांग्रेस और बीजेपी हारती जा रही है। अब किस तरीके से दबाव रहेगा पार्टी पर, बीजेपी पर, कि वो अपना जल्द से जल्द उस नाम का खुलासा करे जो नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में विपक्ष की आवाज को उठाएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ पर दबाव में होगी, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा, खंडूरी भले ही ये चुनाव हार गए हों, लेकिन खंडूरी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा था और खंडूरी भाजपा के लिए आज भी उतने ही जरूरी है जितने चुनाव से पहले थे। भले ही वो चुनाव यहाँ पर हार गए हों, क्योंकि जिस स्थिति में भाजपा यहाँ पर थी इस खंडूरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो सीटें भाजपा यहाँ पर लेकर आई उसका श्रेय निश्चित तौर पर खंडूरी को ही जाता है। और उसके बाद खंडूरी भाजपा में जिस तरीके से जरूरी है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव होना है उसमें खंडूरी की भूमिका अहम होगी, भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका अहम होगी। और जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता थे जो इस बार चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में से जो जितने भी मौजूदा नेता हैं, जितने भी 31 विधायक हैं, उनमें से ही नेता प्रतिपक्ष बनना है। निशंक की पहले बात करें तो निशंक को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता खंडूरी उनके नाम पर सहमत होंगे, भगत सिंह कोश्यारी उनके नाम पर सहमत होंगे, या कोई दूसरी भाजपा की एक अलग लॉबी है वो उनके नाम पर सहमत होगी। मदन कौशिक का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि मदन कौशिक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और मैदान के नेता हैं, और कहीं ना कहीं उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया जा सकता है। लेकिन मदन कौशिक की बात मैं करना चाहूंगा, आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान जब पूरे प्रदेश में खंडूरी है जरूरी का नारा चल रहा था, तो ये वही मदन कौशिक है जिन्होंने भाजपा है जरूरी का नारा दिया था और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा दिया था कि वो पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं। पार्टी की जो लाइन थी खंडूरी है जरूर, उससे हटकर उन्होंने भाजपा है जरूरी का नारा दिया था। हालांकि इसको लेकर वो बाद में सफाई भी देते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में ना ही निशंक के नाम पर ना ही कौशिक के नाम पर भाजपा में एक राय बनती दिख रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों नेताओं में से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बनता है, वो तीसरा ऐसा नाम कौन होगा जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगा? क्या वाकई में उतना ही अनुभवी व्यक्ति भाजपा के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल यहाँ पर है, बहुत टेढ़ी खीर भाजपा के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि भाजपा के इस चुनाव में भाजपा के बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। मैं प्रकाश पंत की बात करूं, मातवर सिंह कंडारी की बात करूं, या दूसरे बड़े नेता खंडूरी खुद इस चुनाव को हार गए हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए जिसमें रहकर पार्टी एकमुठ हो, पार्टी के जितने विधायक हैं एक राय हो उस नाम को लेकर। तो वो नाम तलाशना भाजपा को बहुत भारी यहाँ पर पड़ रहा है, और जो नाम भाजपा नहीं तलाश पाई, इसी वजह से भाजपा को एक के बाद एक 2 मात यहाँ पर मिली है। और जो कल तीसरी लड़ाई होनी है राज्यसभा के लिए, वहां पर भी भाजपा इस हारती हुई स्थिति में दिखाई दे रही है। तो एक राय बनाना भाजपा के लिए तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और ऐसे में भाजपा बहुत पेशोपस में है, बहुत मुश्किल हालात में है कि आखिर किस नाम को वो सामने आए जिस पर सभी लोगों की एक राय यहाँ पर बन जाए, और वह व्यक्ति पार्टी को, सभी विधायकों को एक साथ लेकर इस लड़ाई को लड़े और भाजपा को आगे लेकर जाए। तो सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है भाजपा के अंदर, और भाजपा निश्चित तौर पर यहाँ पर दबाव महसूस कर रही होगी। एक चीज, और अगर कोई तीसरा नाम निकलकर सामने भी आता है निशंक या कौशिक के अलावा, यदि कोई तीसरे नाम को सामने लेके आते हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है, तो ऐसे में जो वरिष्ठ विधायक है, मैं निशंक की बात करूं, कौशिक की बात करूं, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो उनमें वो असंतोष पनप सकता है, उनमें वो भावना जागृत हो सकती है कि उनसे जूनियर विधायक को, जो उनसे कम अनुभवी है, उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो फिर से एक वैसी स्थिति भाजपा में यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी जो कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से विजय बहुगुणा का नाम जब सामने आया था। तो निश्चित तौर पर हालात बहुत ज्यादा विकट है भाजपा के लिए भी यहाँ पर। शोएब। हाँ बिल्कुल दीपक, अब सवाल यही है, सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि आखिर कौन वो चेहरा होगा जो सदन में विपक्ष की आवाज को उठाएगा। लेकिन किस तरीके से बीजेपी चुनाव करती है, अब दबाव पार्टी पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनता की नजर अब सिर्फ उसी चेहरे पर है कि आखिर 31 विधायकों में से बीजेपी के वो कौन सा चेहरा है जो सदन में विपक्ष की आवाज, नेता प्रतिपक्ष बनेगा और विपक्ष की आवाज को उठाएगा। हमारी खास पेशकश प्राजय का पराक्रम लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।